नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। बात कश्मीर में हो रही टारगेट किलिंग की और कश्मीरी पंडितों, वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं की, क्योंकि उनके अंदर दहशत है, उनके अंदर डर है। और आपको बता दें कि इन सब के बीच एक अहम बैठक इस वक्त दिल्ली में चल रही है और यह इस पूरे मुद्दे पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर भी है। दरअसल कश्मीर में टारगेट किलिंग पर गृह मंत्रालय में इस वक्त अहम बैठक हो रही है और यह बैठक गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है। बता दें कि कुछ देर के अंदर यह बैठक शुरू हो जाएगी, लेकिन बैठक से पहले एलजी मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसमें आतंकियों से सख्ती से निपटने की रणनीति बनाई जाएगी। अब 3 बजे का समय था, बैठक शुरू हो चुकी है तकरीबन। बता दें कि एलजी मनोज सिन्हा ने गृह मंत्री से इससे पहले मुलाकात भी की है थोड़ी देर पहले। बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा, पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह, आर्मी चीफ मनोज पांडे, रॉ चीफ और एमएनएस अजीत डोभाल भी मौजूद हैं। लेकिन आपको बता दें कि आखिर बड़ी अपडेट क्या है, आज थोड़ी देर में आखिर क्या होने वाली है स्थिति और क्या अहम बैठक होने वाली है। दरअसल टारगेट किलिंग पर जो अपडेट है वो आप जान लीजिए। अमित शाह की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय में अहम बैठक 3 बजे होने वाली थी, वो बैठक तकरीबन शुरू हो चुकी है। बैठक से पहले एलजी मनोज सिन्हा ने अमित शाह से बाकायदा अलग से मुलाकात भी की। बता दें कि कश्मीरी पंडितों ने सरकार से सुरक्षा की मांग की है, उनके अंदर डर भी है। कश्मीर से 10 परिवार पलायन कर जम्मू पहुंच चुके हैं, यह भी हमने आपको स्थिति दिखाई थी। कश्मीरी पंडित खीर भवानी मेले का भी बहिष्कार करने का ऐलान कर चुके हैं। बता दें कि 30 जून से अमरनाथ यात्रा भी तय समय पर होगी। इन सब के बीच ये बात अमरनाथ यात्रा से जुड़ी हुई, लेकिन 15 जून से कश्मीर फिल्म फेस्टिवल तय समय पर होगा। अभी तक यह जानकारी है, लेकिन कश्मीरी पंडितों के अंदर इसको लेकर के भय भी है, नाराजगी भी है। सरकार से वो सुरक्षा की भी मांग कर रहे हैं। बता दें आपको कि बैठक के बीच कश्मीर में क्या माहौल है। हमारे संवाददाता आसिफ सुहाफ ने कश्मीरी पंडितों से आज की स्थिति पर बातचीत की है। जरा पहले उनकी बातचीत सुन लीजिए, इस पर उसके बाद हम करेंगे तफसील से चर्चा भी। सर, आप मुझे बताइए कि जो कुलगाम है ये ज़्यादा वल्नरेबल है, क्योंकि 3 दिनों में हमने देखा कि 2 टारगेट किलिंग हो गई। तो आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं, लगातार ये बात सुनने में आ रही है कि कई लोग यहाँ से ऑलरेडी इन दिनों में पलायन कर चुके हैं, खासतौर पर कल जो फ्रेश किलिंग हुई। तो किस तरह का माहौल है यहाँ पे? सर, ये 2 किलिंग होने से पहले हम एलजी साहब से मिले थे। एलजी साहब के साथ वहाँ पूरी एडमिनिस्ट्रेशन की टॉप ब्यूरोक्रेसी वहाँ आई हुई थी, आईजी कश्मीर तक आए हुए थे। उन्होंने हमें भरोसा दिया था कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी, आपको एकोमोडेशन दी जाएगी, जो भी आपके मसाला है वो हल किए जाएंगे। लेकिन हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड उन्होंने नहीं किया। इन दिनों में राहुल भट्ट के बाद रजनी बाला की किलिंग हुई, ये विशाल जी की किलिंग हुई। तो हर दिन लोग डर रहे हैं, बाहर जाते ही लगता है कि पता नहीं शाम को मैं वापस आ भी पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। हमारे सिंपल यही डिमांड है, हमें यहाँ से शिफ्ट किया जाए, रिलीफ डिपार्टमेंट में अटैच किया जाए, क्योंकि हम इससे पहले भी 2016 में भी गए हैं, 2018 में भी गए हैं, 2021 में भी गए हैं। जब गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि हम पूरी कम्युनिटी को शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम सिर्फ यहाँ पे 4,500 एम्प्लॉइज़ हैं, 4,500 एम्प्लॉइज़ को इनको शिफ्ट करना है रिलीफ डिपार्टमेंट में। जब ये नया ब्लूप्रिंट बनाएंगे, सिक्योरिटी सिनेरियो यहाँ ठीक हो जाएगा, हम फिर से अपनी कम्युनिटी जितनी हमारी है 8 लाख है, 9 लाख है, हम उनके साथ शाना बशाना यहाँ वापस आ जाएंगे। तो इससे पहले जो 10-11 साल आप यहाँ पर रहे, उस दौरान आपको इस तरह का कुछ माहौल लगा था, या ये अभी पिछले 4-5 महीनों से? नहीं, ऐसे तो अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा था। तो ये कुछ टाइम से ही ये इनसिक्योरिटी फील हो रही है। अच्छा, जो अभी कुलगाम में रिसेंट 2 किलिंग पिछले 3 दिनों में हो गई, उसके बाद कितना डर है यहाँ के लोगों को? बहुत डर है सर, बहुत, इतना डर है कि आप ये समझिए कि हम कैसे यहाँ पे बैठे हैं वो हम जानते हैं। इसकी जान को बचाने के लिए एक आदमी, एक इंसान क्या कर सकता है वो हमसे पूछे, हम कैसे यहाँ पे बैठे हुए। जब हमारे एम्प्लॉइज कोई जाहिर सी बात है, काफ़ी जो पीड़ा है जो इनकी आंखों में भी अब आंसुओं के ज़रिए छलकते हुए नज़र आ रही है। ये लोग जो है आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पर अपना दुख जाहिर करते करते रोने लगते हैं, क्योंकि पिछले करीब अब 25-26 दिनों से लगातार इसी तरह से धूप में, कड़कड़ाती धूप में दिन भर ये लोग नारेबाजी करते रहते हैं, अपने लिए जो है अपनी जान की सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कैमरामैन मुजम्मिल रशीद के साथ आसिफ साहब, काजीगुंड, विसु, न्यूज़ 24।
कश्मीर में क्या स्थिति है, किस तरीके से कश्मीरी पंडित परेशान हैं, डरे हुए, वो तो आपने देखा। लेकिन अब ये तस्वीर दिल्ली से देख लीजिए। गृह मंत्रालय में ये हाई लेवल मीटिंग हो रही है। मीटिंग बस शुरू होने वाली है, उससे पहले कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, एलजी मनोज सिन्हा भी मौजूद हैं, अजीत डोभाल को भी आप देख रहे हैं। गृह मंत्रालय में बैठक को लेकर के बड़ी खबर इन सब के बीच आ रही है। खबर यह है कि आतंकियों को करारा जवाब देने की तैयारी हो रही है। ये अभी तक जानकारी मिल रही है कि आतंकियों के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेने का प्लान बनाया जा सकता है, इस पर बातचीत हो रही है। आतंकियों से सख्ती से निपटने पर चर्चा हो रही है और सरकार की कश्मीरी पंडितों की शिफ्ट करने की मंशा नहीं। ये एक अपने आप में सबसे बड़ी खबर, क्योंकि देखिए कश्मीरी पंडित क्या डिमांड कर रहे हैं। कश्मीरी पंडित डरे हुए हैं, आक्रोशित भी हैं। हम देख रहे हैं कि काफी दिनों से वो सड़कों पर हैं और वो कोई आम मांग नहीं कर रहे हैं, वो कोई अपनी नौकरी की मांग नहीं कर रहे हैं, भर्ती की मांग नहीं कर रहे हैं, सरकारी योजना में लाभ पाने की बात नहीं कर रहे हैं, ना ही वो किसी तरह के आरक्षण की मांग कर रहे हैं, बल्कि उनके अंदर खौफ है अपनी जान जाने का। अपनी जान बचाने के लिए वो इस तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से गुहार लगा रहे हैं। लेकिन अभी जो इनपुट मिल रहा है इस अहम बैठक से, वो इनपुट यह है कि सरकार कश्मीरी पंडितों को शिफ्ट नहीं करेगी, कम से कम सरकार की मंशा नहीं है। और देखिए ये बहुत जाहिर सी भी है, ये लाजिम सी बात भी है कि सरकार का रुख कश्मीर को लेकर के, कश्मीरी पंडितों को लेकर के क्या रहा है। इससे पहले कश्मीरी पंडितों की वापसी की बात लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार करती रही है। ऐसे में अगर उन्हें शिफ्ट किया जाएगा तो एक मैसेज बिल्कुल भी ठीक नहीं जाएगा। तो ये तो बहुत नेचुरल है कि वो इस तरह का कोई फैसला लेने नहीं जा रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर यह भी है कि आतंकियों की दहशत फैलाने की जो कोशिश है उससे सख्ती से निपटा जाए और एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी, ये बात अभी निकल करके सामने आ रही है। हालांकि इस वक्त आप देख रहे हैं मनोज सिन्हा जो एलजी हैं वो मीटिंग में मौजूद हैं, तमाम उच्च अधिकारी मौजूद हैं, एनएसए अजीत डोभाल मौजूद हैं, गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंच चुके हैं। और ये जो मीटिंग चल रही है, ये माना जा रहा है कि बीते दिनों में जो स्थितियां घाटी में देखने को मिली हैं उससे निपटने की एक बड़ी तैयारी इस वक्त होने जा रही है। लेकिन यह भी हमको समझना होगा कि सिर्फ और सिर्फ इस साल की अगर हम बात कर लें तो तकरीबन 18 से ज्यादा टारगेट किलिंग की वारदातें हो चुकी हैं, जिसमें कई कश्मीरी पंडित हैं या फिर अल्पसंख्यक, चाहे वो प्रवासी मजदूर हो, कोई प्रवासी व्यक्ति हो जो किसी दूसरे प्रदेश से आकर के वहां पे काम कर रहा हो, या फिर कोई दूसरा ही अल्पसंख्यक क्यों ना हो वहां पर रहने वाला, उन्हें टारगेट करके उनका नाम पूछ करके मौत के घाट उतार दिया गया। और सिर्फ बीते 26 दिनों की बात कर लें तो बीते 26 दिनों में ही 10 लोगों की मौत से वहां पर तमाम कश्मीरी पंडितों में एक तरीके से डर भी है और आक्रोश भी है। इस पर जरा हम बातचीत करेंगे और जो मीटिंग चल रही है, मीटिंग से जो इनपुट आएगा, जो बड़ी खबरें आएंगी, वो हम आपको लगातार बताते रहेंगे। लेकिन आखिर ये स्थिति एक बार फिर से क्यों नजर आ रही है? 90 के दशक की पुनरावृत्ति आखिर क्यों नजर आ रही है? क्या वाकई ये 90 की पुनरावृत्ति कही जाए ये सही होगा, या फिर वैसे हालात अभी नहीं है? इस पर भी हम जरा बातचीत करने की कोशिश करेंगे। और आप इस वक्त देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर जरा ये तस्वीरें, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। ये पलायन की तस्वीरें हैं। खबर ये भी हमने दिखाया भी कि कितने परिवार जो हैं, तकरीबन 10 परिवार तो ऐसे हैं जो घाटी छोड़ करके जम्मू की ओर आ चुके हैं। पलायन की भी खबरें आ रही हैं। बड़गाम से भी कई ऐसी खबरें आई जहां पर कई परिवार दहशत के मारे पलायन करने को मजबूर हैं। इन सबके बीच सियासी बयानबाजी भी अपने चरम पर है। अपने मेहमानों से आपका तारुफ करा देते हैं, इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ बीजेपी की तरफ से बीजेपी के प्रवक्ता रोहित चहल हैं। रोहित भाई, बहुत स्वागत आपका न्यूज 24 पर। वहीं कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के प्रवक्ता विंग कमांडर अनुमा आचार्य रिटायर्ड मौजूद हैं। अनुमा जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। साथ ही साथ ललित अंबेडकर साहब हैं जो कि खुद एक कश्मीरी पंडित हैं, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ललित जी, आपका भी बहुत स्वागत न्यूज 24 पर। और अहमद अयाज कश्मीरी एक्टिविस्ट हैं, वो भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। अहमद अयाज साहब, आपका भी बहुत स्वागत। चर्चा की शुरुआत करूं मैं, अगर ललित अंबेडकर या अहमद अयाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास सबसे पहले जाऊंगा। लेकिन जल्दी से आसिफ सुहाब श्रीनगर से मेरे साथ जुड़े हैं, उनसे इनपुट ले लेते हैं। आसिफ, जमीन पर क्या हालात हैं हम देख रहे हैं, लेकिन अब वहां की आवाज जो सुनी गई है, अब दिल्ली में भी इस वक्त हाई लेवल मीटिंग हो रही है। कितने मुतमईन है वहां पर कश्मीरी पंडित जो परेशान है या नाराज है?
देखिए खालिद, मैं लगातार पिछले 3-4 दिनों से कश्मीरी पंडितों से बात कर रहा हूं। अलग अलग उनके जो कैंप्स हैं जहां पर वो प्रदर्शन कर रहे हैं वहां पर मैं जा रहा हूं। कल हमने शेखपुरा में कश्मीरी पंडितों से विस्तार से बात की थी। आज मैं इस समय कुलगाम दक्षिणी कश्मीर में वेसू जो माइग्रेंट का बड़ा कैंप यहां पर है वहां पर मौजूद हूं। और यहां जो है कश्मीरी पंडित प्रदर्शनकारियों ने विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि वो पलायन नहीं चाहते हैं। वो ऐसा नहीं है कि 90 की तरह कश्मीरी पंडित यहां से निकल जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे। वो लोग केवल चाहते हैं कि कश्मीर घाटी में जो ये हालात बने हैं पर्टिकुलरली पिछले 1-2 महीने से कुछ समय के लिए, जब तक इन हालात पे काबू पाया जाए, जब तक ये हालात ठीक हो जाए, कुछ समय के लिए उन्हें यहां से शिफ्ट कर जम्मू जाने दिया जाए। वहां पर अगर सरकार को उनकी जरूरत है वहां उनकी कहीं नियुक्ति कराई जाए या उन्हें फिलहाल 2 महीने 3 महीने जब तक यहां पर हालात ठीक हो जाते हैं तब तक वहां जाने दिया जाए ताकि उनकी जान बच सके। जिस प्रकार से क्योंकि उनमें भय का माहौल हो गया है, उन्हें लग रहा है कि अगर वो बाहर जाएंगे अपने सिक्योरिटी कैंप से बाहर या अपने ऑफिस जाएंगे तो वहां पे कोई उनको टारगेट कर सकता है। खालिद, राहुल भट्ट की जो पिछले महीने किलिंग हुई थी उसके बाद से ये कश्मीरी सारे पंडित एम्प्लॉयज अपने जॉब पर नहीं जा रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि इनकी जो मांग है उसे गलत तरीके से सरकार शायद समझ रही है। उन्हें लग रहा है कि कश्मीरी पंडित एक बार फिर से पलायन चाहता है। ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल अपने लिए तब तक सुरक्षित माहौल चाहते हैं जब तक कि यहां इन बिगड़े हालात पर जो टारगेट किलिंग का माहौल बना हुआ है इस पर काबू पाया नहीं जाता। और साथ ही महत्वपूर्ण यह भी होता है खालिद, जो इनकी संख्या है वो करीब 5000 है, 4800, उसमें से केवल 1500 से 1200 के करीब है जो रेंटेड जो सिक्योर एकोमोडेशंस में जो सरकार द्वारा उन्हें निवास दिए गए हैं, सुरक्षित निवास, वहां पर रहते हैं। बाकी जो 3000 से ज्यादा लोग हैं वो बाहरी इलाकों में दूसरे जो मुस्लिम या दूसरे लोग हैं उनके घरों में किराए पर रह रहे हैं। और यही लोग जो है पिछले कुछ दिनों से यहां से अपना घर छोड़कर जम्मू की तरफ रवाना हो रहे हैं। जो सिक्योर्ड एकोमोडेशंस में रह रहे हैं वो ज्यादातर अभी भी यहां ही मौजूद है और वो सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि उन्हें फिलहाल के लिए, जाहिर सी बात है, जो सिक्योर्ड अकोमोडेशन में नहीं रह रहे हैं उन्हें डर है कि कब उन्हें निशाना बना दिया जाए। और उनकी जो चिंता है वो वाजिब भी है क्योंकि वो किसी सरकारी योजना का लाभ लेने के लिए नहीं बैठे हुए हैं। वो वहां पर अपनी किसी दूसरी मांग या फिर भर्ती के लिए या फिर रोजगार के लिए नहीं बैठे हुए हैं, बल्कि अपनी जान की हिफाजत के लिए बैठे हुए हैं। एक तरीके से डू और डाई वाली स्थिति भी है। मैं आऊंगा और चर्चा की शुरुआत करूं उससे पहले देखिए प्रशांत देव मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। गृह मंत्रालय में बैठक चल रही है, वहीं बाहर से मौजूद है। क्या इनपुट मिल पा रहा है प्रशांत, जरा आप बताएं। देखिए, मैं बैठक तो जो 3 बजे होनी है उसके पहले उपराज्यपाल अमित शाह से मिले और करीब 1-1.5 घंटा उनकी मुलाकात हुई। और अब जो बैठक होनी है उन्होंने मतलब पहले अपनी वहाँ की सिचुएशन ब्रीफ की, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। उसी के बैकग्राउंड में ये 3 बजे वाली मीटिंग है जिसमें तमाम वो सारे लोग हैं जो कश्मीर में जिनका स्टेक होल्डर है, जो कश्मीर से जुड़े हुए हैं, वहाँ अपनी सुरक्षा सिक्योरिटी देते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। चाहे आर्मी चीफ से लेकर के पैरामिलिट्री फोर्स के हेड, IB के हेड, NSA, तमाम लोग मौजूद हैं। देखिए, गृह मंत्री मौजूद हैं, उपराज्यपाल मौजूद हैं, यानी कि पॉलिसी मेकर्स मौजूद हैं और एक्शन लेने वाले मौजूद हैं। तमाम लोग वहाँ मौजूद हैं। ये माना जा रहा है कि आज कोई यहाँ पे बड़ा फैसला हो सकता है जो हालात वहाँ बने। लेकिन जो प्रेजेंटेशन दिया गया है और आगे दिया जाएगा कश्मीर के बारे में जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि हालात उतने बुरे नहीं हैं जैसा बताया गया जितने कि वहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ये बात सच है कि पलायन हो रहा है, लेकिन पलायन जो हो रहा है उसके लिए ये भी सरकार जम्मू कश्मीर की पूरी तरीके से नहीं इस बात से सहमत है कि उनकी हर बात मान ली जाए, क्योंकि इससे मैसेज आतंकवादियों के पक्ष में जाएगा। वो यही चाहते हैं कि ये यहाँ से निकले, उनकी यही मंशा है जिसको डील करना जम्मू कश्मीर प्रशासन डील करना चाहता है। दूसरी बात कि ये भी उन्होंने बताया कि आतंकियों का ये हताशा और निराशा है जिस तरीके से चुन कर वो कश्मीरी पंडित और अल्पसंख्यकों को निशाना बना रहे हैं, जिससे कि भय का माहौल बने। और पूरा माहौल जो है कश्मीर का बताते हुए ये भी बताया गया, प्रेजेंटेशन दिया गया है कि 15 से 20 जून के अंदर एक कश्मीर में बड़ा फिल्म फेस्टिवल होने जा रहा है। स्थिति बहुत ख़राब होती तो वो नहीं होती। पूरी धूमधाम तैयारी के साथ
पूरे इंतजाम के साथ जो है अमरनाथ यात्रा की जाएगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह की तमाम बातें, जाहिर सी बात है, जो वहाँ का प्रशासक है, जो वहाँ का के उपराज्यपाल है, अपनी बात उन्होंने गृह मंत्री को बताई। बावजूद उसके एक लंबी चौड़ी अहम बैठक यहाँ पे अमित शाह की अध्यक्षता में हो रही है, जिसमें हर उस पहलू पे चर्चा की जाएगी, हर उस पहलू को डिस्कस किया जाएगा जो खतरे की घंटी कश्मीर से लेकर के नई दिल्ली तक बज रही है। और ये मजबूर होना पड़ा एक महीने में कई ऐसी मीटिंग करने के लिए। तो प्रशांत, तो उसमें क्या आज बड़े और कड़े फैसले लिए जाएंगे, सबको इस बात का इंतजार है, क्योंकि लोगों को मार के डराने की कोशिश की जा रही है, जिससे एक ऐसा माहौल बने जिससे कि जो उनकी मंशा है वो पूरी हो और सरकार उसके ट्रैप में आ जाए। लेकिन सरकार, केंद्र की सरकार, मतलब दिल्ली और कश्मीर, दोनों तरीके से फूंक फूंक के कदम उठा रहा है और एक नई रणनीति के तहत उम्मीद है कि जल्दी सरकार का कदम आगे हमको दिखाई देगा। ऐसी जानकारी जो है मिल रही है कि मीटिंग में कुछ इसी तरह की चर्चा हुई है। मीटिंग के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि एक प्रेस रिलीज जारी होगी, मतलब आधिकारिक बयान जारी होगा, जिससे तस्वीर और साफ हो पाएगी। और देखिए ये ठीक भी है कि किसी तरह का जो आयोजन है, किसी तरह का जो कार्यक्रम है या फिर कोई यात्रा है, उसे बिल्कुल रोका ना जाए, क्योंकि ये मैसेज भी सही नहीं जाएगा। आतंकवादियों को ये मैसेज बिल्कुल नहीं जाना चाहिए कि वो अपने नापाक मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं, या फिर जिस मंशा के तहत वो इस तरह की टारगेट किलिंग कर रहे हैं वो मंशा उनकी पूरी होती दिखाई दे रही है और सुरक्षा बल इसको लेकर के मुस्तैद भी हैं। जरा हम बातचीत करते हैं। कश्मीरी पंडित ललित अंबरदार भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। ललित जी, आपका भी बहुत स्वागत। मैं आपके पास आऊं या फिर अहमद अयाज साहब आपके पास आऊं, उससे पहले जरा जिम्मेदार लोगों के पास भी चल लेते हैं कि वहां से क्या अहम जानकारी आ रही है। रोहित चहल साहब, सबसे पहले मैं आपके पास ही आ रहा हूं कि क्या हो रहा है। क्या ये 1990 के जो 90 का जो दशक था, हमें याद है कि मार्च 1989 में जो पहला मामला सामने आया था, उसके बाद से एक लंबा दौर, उसके बाद हमने वो तस्वीरें भी देखी थी कि जब कश्मीरी पंडित पलायन कर रहे थे, और आज भी आप तो उन्हें लगातार ये कह रहे हैं कि आपकी घर वापसी होगी, लेकिन स्थिति उल्टी क्यों हो रही है? ऐसी नौबत क्यों आ गई कि एक बार फिर से उन्हें, जो लोग पहुंचे भी थे हिम्मत करके, उन्हें पलायन करना पड़ रहा है? 370 हटा, घाटी में हालात ठीक है, ये सारी बातें कही गई, लेकिन बावजूद स्थिति कुछ और नजर आ रही है। क्यों? रोहित, अगर आप अनम्यूट कर दें, शायद आपका म्यूट है, उसे अनम्यूट करके अपनी बात रखें, आवाज नहीं आ रही आपकी। आप सुन पा रहे हैं? जी, मुझे आवाज आ रही है? बिल्कुल आ गई आपकी आवाज। जी बताएं। जी जी, देखिए, बहुत ही दुखद है जिस तरीके से टारगेट किलिंग जो आतंकवादियों के द्वारा जिस तरीके कायरनापूर्ण ये जो हरकतें की जा रही हैं, और बहुत ही निंदनीय है जिस प्रकार की जो घटना कश्मीर के अंदर घट रही है। देखिए, जिस प्रकार 370 माननीय प्रधानमंत्री जी जब केंद्र सरकार ने हटाई, अमित शाह जी के द्वारा जो हटाई गई, उसके बाद से लगातार जिस तरीके से विकास कार्य कश्मीर के अंदर हो रहे हैं, और लगातार आतंकवादी जो, अगर देखें, लगातार आतंकवादी कमर तोड़ने में हमारा सुरक्षा बल लगे हैं, वहां पर लगातार जो एनकाउंटर्स हो रहे हैं वो दिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं बौखलाहट और कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेशन आतंकवादियों के अंदर है। उसी का नतीजा है आज कहीं ना कहीं जो आम जनता है, जो कश्मीर के लोग हैं या वहां पर जो काम करने वाले जाने वाले लोग हैं, उनकी जो कश्मीरी, चाहे वो हमारे पंडित भाई बहन है, चाहे वो हिंदू हैं, उनके ऊपर टारगेट किलिंग। और इतना ही नहीं, जिस प्रकार से हमने देखा वहां पे एक एक्ट्रेस जो कश्मीरी की, चाहे वो पुलिसकर्मी थे कश्मीर से, उनकी भी हत्या की गई। तो कहीं ना कहीं जो आम नागरिकों की हत्या करके एक माहौल इस तरीके का बनाने का प्रयास लगातार आतंकी कर रहे हैं, लेकिन वो सफल नहीं होने वाले। अब तक जितनी भी घटनाएं आतंकवादियों के द्वारा की गई, उसमें जो भी लोग शामिल थे उनको उनके अंजाम तक सुरक्षा बलों ने पहुंचा दिया है। एक पिछली घटना जो है उसमें जरूर अब तक नहीं, लेकिन जो भी घटनाएं पहले घटी, उनके जो भी दोषी थे उनको अंजाम तक, उनको जहन्नुम तक पहुंचाने का अब तक सुरक्षा बल कर चुकी है। बिल्कुल सरकार को बिल्कुल चिंता है। नहीं, लेकिन रोहित भाई, ये आप देख नहीं रहे कि पूरा मॉड्यूल जो है वो वहां पर एक बार फिर से एक्टिव हो गया है। 1-2 आतंकवादी आपने काउंटर किया, उन्होंने हमला किया, फिर आपने उनको मार गिराया, लेकिन ये 1-2-3 नहीं है ना, एक पूरी फेहरिस्त है, वो भी एक पूरी लंबी तादाद में है, और पहचानना भी बड़ा मुश्किल है। कौन आता है अचानक से, एक आम आदमी बनकर के आता है, बैंक में आता है, हत्या करके चला जाता है, वो भी 4 लोगों के गुट में नहीं आते हैं। एक मॉड्यूल है, उसको सही कंस्ट्रक्टिव वे में या फिर वेल प्लान्ड वे में क्या हैंडल किया जा पा रहा है? देखिए सऊद जी, बिल्कुल कहीं ना कहीं आप देखिए पिछले दिनों पे अगर ये कुछ ही लगातार जिस तरीके से आम जनता के ऊपर हमला करने रहे, सरकार को बिल्कुल चिंता। जिस प्रकार से अगर आप देखें अभी बैठक भी चल रही है, कुछ ना कुछ उसमें जरूर मजबूत चीजें जिस प्रकार पहले जो हुई है निर्णय लिए जाएंगे। और बिल्कुल इनके जिस प्रकार से सोच रहे हैं आतंकवादी की सरकार के ऊपर दबाव बना रहे, बिल्कुल ही नहीं बनने वाला। हमें चिंता है और हम बिल्कुल जो अपने एक एक नागरिक की सुरक्षा
चिंता हमारी सरकार को है और उनको दी जाएगी, और किसी भी आतंकवादी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन रोहित भाई थोड़ा आप कंस्ट्रक्टिव जवाब मैं चाह रहा था आपसे, उम्मीद कर रहा था, क्योंकि आज देखिए एक हाई लेवल मीटिंग है, आपने अफसोस जताया, आपने कहा कि एक्शन लिया जाएगा, फिर आपने कुछ अपने काम गिनाए, थोड़ी सी पीठ थपथपाई। लेकिन आपको यह मालूम है ना कि आप जानते ही हैं कि कश्मीर की स्थिति बिल्कुल अलग है, वहां पर किस तरीके से सिचुएशंस को हैंडल किया जाना है वो बाकी देश से अलग तरीका वहां पर अपनाया जाता है। आपको तो मालूम है कि जब 370 हटेगा, विकास कार्य बढ़ेंगे, तेजी से होंगे, तो काउंटर भी होगा, उनके अंदर फ्रस्ट्रेशन तो आएगी। पैरेलली आपको इसका भी काउंटर तैयार करना पड़ेगा, चाहे वो फोर्स बढ़ानी हो, चाहे वो किसी भी तरह के मॉड्यूल को एक्टिव करना पड़े सेना की तरफ से। ऐसा एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना होगा कि विकास कार्य तो चले ही चले, साथ साथ इस तरह की टारगेट किलिंग या आतंकी घटनाएं ना हो। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, विकास कार्य चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आतंकवादी घटनाओं में भी इजाफा हुआ है, इससे आप शायद इनकार नहीं कर पाएंगे। देखिए, अब बिल्कुल आतंकवादी घटनाएं पिछले कुछ दिनों में बढ़ी हैं, लेकिन अब तक अगर इसी साल देखें तो अब तक 94 आतंकवादियों को जहन्नुम पहुंचाना का काम सेना ने किया एक बार। लेकिन जहां तक जो आतंकवादियों के समर्थक लोग थे, यासीन मलिक जैसे लोग, उनको भी इस प्रकार से आज वहां पर उनके अंजाम तक पहुंचाने का काम हमारी फोर्सेज है, जिस प्रकार से आज कोर्ट के द्वारा उनको सजा दी गई है, तो ये अपने आप में बताता है उनकी बौखलाहट ही सामने आ रही है। बिल्कुल सरकार को निश्चित रूप से चिंता है, चाहे उनके टेरर फंडिंग की रोकने की बात हो, चाहे उनके जो अलगाववादियों के नेता, जो समर्थक नेता, उनके ऊपर कार्रवाई करने की बात हो। सरकार लगातार निर्णय ले रही है और उनका कहीं ना कहीं जो नेटवर्क है तोड़ने का काम कर रही है, और आगे जो मजबूत निर्णय है वो लिए जाए। ठीक है, एक छोटा सा सवाल, एक और जवाब आपसे ले लूं, उसके बाद में अनुमा आचार्य आपके पास आऊंगा। सवाल ये कि अभी स्थिति जो है, कश्मीरी पंडितों की आवाज आप सुन रहे होंगे, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। वो ये नहीं कह रहे हैं कि हमें पलायन करना है, मजबूर होकर के कुछ परिवार पलायन भी कर रहे हैं। उनकी आवाज आप कितनी सुन पा रहे हैं? उनके लिए क्या प्लानिंग है? क्या पलायन रोक पाएंगे? उन्हें सुरक्षा दी जा पाएगी? रोहित, आपकी आवाज फिर से नहीं आ रही है, अगर आपने म्यूट कर दिया तो उसे अनम्यूट कर दें, या हो गया हो तो। मैंने म्यूट नहीं किया, आपको आवाज आ रही है मेरी? ठीक है, हाँ, कुछ नेटवर्क इशू है शायद, वापस आ रही है आवाज। देखिए, 6,000 अब तक आवास वहां पे बनाए गए हैं जिस प्रकार से बनाने का हुआ है, और अब तक 1,000 तैयार हो चुके हैं और 1,500 के तैयार होने की स्थिति में है। तो हम चाहते हैं कश्मीरी जो भाई हमारे वापस है, उन्हीं को जो उनकी लंबी समय से मांग थी 370 हटनी चाहिए, उसी को हटाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने, मोदी सरकार ने किया है। तो एक जो हमारे कश्मीरी भाई बहन है और जो हमारे नहीं, लेकिन रोहित भाई, ये मानेंगे ना आप, ये मानेंगे ना कि कहीं चूक हो गई शायद, क्योंकि आपकी प्लानिंग कुछ और थी। कहां तो बात ये हो रही थी कि वापस कश्मीरी पंडितों को वहां पे भेजा जाएगा, उनको वहां पर बहाल किया जाएगा, स्थिति उल्टे पलायन की आ गई है, रिवर्स हो रहा है। देखिए सऊद जी, देखिए जो आतंकवादी चाहते हैं वो यही प्रयास में लगे हुए हैं, किस तरीके से तो वो कामयाब हो रहे हैं ना, मतलब आप नहीं बल्कि वो कामयाब हो रहे हैं। नहीं हुआ जाएगा, क्योंकि उनके यहाँ पर कहीं ना कहीं स्पोक पर्सन बहुत सारे बैठे इस प्रकार के जो प्रयास करते हैं। हमारे देश के अंदर भी जो लगातार इस तरीके के माहौल बने, लेकिन बिल्कुल उनको उनका जो नहीं, लेकिन एक अहम सवाल मेरा छोटा सा ले लीजिए। महबूबा मुफ्ती को आपने सुना, महबूबा मुफ्ती वहां की सियासत करती हैं, बरगलाती हैं, नहीं बरगलाती, उस पर नहीं जा रहा, लेकिन वो एक बात कह रही है, स्टेटमेंट उनका आया कि असल में जो आप बहुत ज्यादा हार्श रुख अपना रहे हैं, सीधे उन पर बहुत ज्यादा कड़ा रुख अपना रहे हैं, उससे उनके अंदर काउंटर करने का बहुत ज्यादा एक तरीके से रिएक्शंस नजर आ रहे हैं, और जो युवा हैं वो और ज्यादा मिलिटेंसी की तरफ जा रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है मैं वो अपनी चाहती है उनको रेड कार्पेट बिछा के दिया जाए आतंकवादी को, सरकार बिल्कुल नहीं करने जा रही। सरकार आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में, हम चाहते हैं अमन शांति हो, जो आतंकवादी सरेंडर करना चाहते हैं, हमारी फोर्सेज उनसे लगातार आग्रह करती है, सरकार करती है, तो सरेंडर करना चाहते हैं, उनका स्वागत है। अब लोग, लेकिन जो इस तरीके की घटना करेंगे उनको बिल्कुल बख्शना नहीं जाएगा, जो भी कदम उठाने पड़ेंगे वो कदम उठाए जाएंगे, और जो उनके समर्थक अलगाववादियों के, और जो अलगाववादी हो चाहे उनके नेता जो समर्थक है, उनको भी सरकार बिल्कुल नहीं बख्शे, उनके ऊपर जो कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो ये लगातार आपकी तरफ से स्ट्रांगली कहा जा रहा है कि हम किसी भी तरह से नरमी नहीं बरतने जा रहे, और कोई भी स्थिति ऐसी नहीं आएगी कि आतंकवादी अपनी मंशा में कामयाब हो। लेकिन अनुमा, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपने रोहित को पूरी तरह से सुना, वो क्या कह रहे हैं, क्या उनकी तरफ से स्टेटमेंट है, और वहीं दूसरी तरफ घाटी में क्या हालात हैं, और दिल्ली में आज हाई लेवल मीटिंग कैसे देख रही हैं? बहुत संवेदनशीलता के साथ जो लोगों जिनकी हत्या हुई है उनके परिवारों को मेरी सहानुभूति और उन सभी को श्रद्धांजलि देती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ हम जो बात कर रहे हैं कश्मीर में भारतीय जो आतंकवादियों के द्वारा मारे जा रहे हैं, क्योंकि जब हम केवल कश्मीरी हिंदू कहते हैं तो हम उन सिखों के साथ नाइंसाफी करते हैं, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी करते हैं जिन्हें इन आतंकवादियों ने मारा है।
और कहाँ तो इस सरकार को सख्त रवैया अपनाना था आतंकवादियों के साथ, ये सख्त रवैया अपना रही है उन कश्मीरी पंडितों के साथ जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस लिए? जान बचाने के लिए। उन पर आंसू गैस छोड़ी गई। पहली बार हुआ है ये कश्मीर में कि कश्मीरी पंडितों के ऊपर आंसू गैस छोड़ी गई। हमने देखा मैं रोहित आपसे लूंगा, आपसे रिएक्शन लूंगा। इस सरकार ने कश्मीरी पंडितों को एक तरह चारे की तरह इस्तेमाल किया, मार्केटिंग की, और इनकी हर मार्केटिंग की तरह ये मार्केटिंग भी आखिरी में उसका मुलम्मा उतर गया। नहीं, ये वर्ड आप जो यूज कर रही हैं मार्केटिंग, ये किस बुनियाद पे कर रही हैं अनुमा? ये मार्केटिंग असल में बहुत, क्योंकि कश्मीरी पंडितों की समस्या को लेकर के बड़ी वोकल रही है बीजेपी हमेशा से। आप मुझे पूरी बात कर लेने दीजिए तो आपको सवाल नहीं पूछना पड़ेगा, सप्लीमेंट्री सवाल नहीं पूछेंगे आप। मैं जो कह रही हूँ वो ये, मैं आ रहा हूँ रोहित, एक मिनट। कश्मीरी पंडितों को ये कहा गया कि आपको पूरी तरह सुरक्षा दी जाएगी, 370 हटा दिया गया है, अब सब कुछ नॉर्मल हो गया है, वहां टूरिस्ट जाने लगे हैं, ये सब हुआ। लेकिन उसके बाद क्या उनको सुरक्षा मिली? क्या आतंकवाद खत्म हुआ? ये भारत सरकार ने पल्ला झाड़ लिया ये कह के कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद खत्म नहीं करेगा हम उनसे बात नहीं करेंगे। भाई ये क्या बात होती है? आप बात नहीं करोगे तो आतंकवाद खत्म कैसे होगा? या आप ये नहीं कह सकते कि पहले तुम। हमारे भारतीय मारे जा रहे हैं, यहाँ सरकार को रोहित 1-on-1 करते हैं। आपसे भी मैंने पूरा मौका दिया है, फिर अब अनुमा अपनी बात रख रही है, मैं चाहता हूं कि उनकी बात आ जाए, फिर मैं आपके पास आऊंगा। आखिरी बात मुझे 2 सेकंड दीजिए। मैं ये कह रही हूं कि सुरक्षा एजेंसीज ऐसे क्यों फेल हो रही हैं जबकि हमारी सेनाएं, हमारी पैरामिलिट्री और हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी जान पर खेल रही है। वहां कोई हिंदू मुस्लिम सोच के वो पुलिस वाले नहीं मारे जा रहे हैं, मुस्लिम पुलिस वाले हिंदुओं को बचाते हुए मारे गए हैं। तो हम ये नहीं भूलना चाहिए कि इस सब के बावजूद सुरक्षा में चूक क्यों हो रही है, इंटेलिजेंस क्यों फेल हो रहा है। नहीं, आप कैसे देख रहे हैं? हमने 90 का दशक भी देखा है अनुमा, उस स्थिति को हमने देखा है, और आज ये कहा जा रहा है कि असल में जो स्थिति है, क्योंकि गृह मंत्रालय, मैं आ रहा हूं रोहित एक मिनट, जो अंदर मीटिंग चल रही है, मीटिंग में यही प्रेजेंटेशन दिया गया या यही बात रखी जा रही है कि जिस तरह की स्थितियां बयां की जा रही हैं या फिर मीडिया में जितना ज्यादा स्थिति को दिखाया जा रहा है, असल में वहां पर इतनी ज्यादा खराब स्थिति है नहीं। देखिए, जो चीजें पहले 90 में हुई उस समय भी जो सरकार थी उसे बीजेपी प्रश्रय दे रही थी, और हमने देखा है, देखिए आंकड़े पर जाइएगा कि 2004 तक जो टेररिस्ट ग्रुप थे और आउटफिट्स जिनको कहते हैं वो 500 के करीब थे। उसके बाद 2013 तक धीरे धीरे आके वो 175 तक हुए, कम हुए, और अभी फिर वो 400 से ऊपर हो गए। तो कहीं ना कहीं तो कोई कमी है ना कि ये टेररिस्ट आउटफिट बार बार बढ़ते हैं। सरकार से क्या? रोहित प्लीज, मैं आपके पास आऊंगा, आपको बिल्कुल हाथ बार बार उठाने की भी जरूरत नहीं है, हम लोग के पास पूरा वक्त है, हम आते हैं आपके पास। अनुमा कंटिन्यू, जल्दी से अपनी बात रखें। हाँ जी, मैंने अपनी बात यही कही कि ऐसे क्या चूक हो रही है कि टेररिस्ट आउटफिट आपने प्रॉब्लम रेज कर दी अनुमा, लेकिन आपकी सरकार, कांग्रेस की जब हमने सरकारें देखी उस वक्त क्या स्थिति थी? पीठ थपथपाती है कि हमने कश्मीर में हालात ठीक कर दिए थे, नॉर्मलाइज काफी कर दिए थे, घाटी में शांति कर दी थी। अगर यहां पर स्थिति बिगड़ी है तो आपने प्रॉब्लम तो बता दी कि इस वक्त प्रॉब्लम है, सॉल्यूशन क्या आपके लिहाज से? आपको मैं याद दिला दूं कि जब उस समय कांग्रेस की सरकार थी तो सेना ने अपने जरिए कुछ ऐसे काम किए थे, यहां तो ये कहते हैं खुली छूट दी है मारने की, लेकिन तब सेना को खुली छूट दी गई थी। सेना ने पुल बनाए थे, सेना ने टेलरिंग स्कूल खोले थे, आज भी कर रहे हैं। नहीं अनुमा, ये नहीं कह सकते हम, आज भी ये हो रहा है, ऐसा नहीं है। तमाम विकास कार्य हो रहे हैं, सेना की तरफ से बच्चों को बढ़ाया जाता है, बहुत सी ट्रेनिंग दी जाती है। सेना का रोल अभी केवल उनके ऊपर आक्रमण करने का या उनको सख्ती से निपटने का है। सेना यहाँ पर उसको ये मौका ही नहीं दिया जा रहा, क्योंकि ये डंडे की राजनीति पे विश्वास रखते हैं, ये बंदूकों की राजनीति पर विश्वास रखते हैं। इसलिए सेना जो जिस रोल में थी वो रोल अभी नहीं हो रहा है। ये मैं आपको 1991 की बात बता रही हूँ, जब सेना ने धीरे धीरे इस तरह से पुल बनाने शुरू किए थे सिविलियंस के और सेना के बीच में। उस समय हमें मुक्ति भी ज्यादा मिलने लगी थी। अनुमा, मुझे थोड़ी हैरानी हो रही है, आप तो खुद देखिए, आप विंग कमांडर रह चुकी हैं, डिफेंस में रह चुकी हैं, और आप खुद एक तरीके से सेना के काम करने के तरीके पर अभी जिस तरह से काम हो रहा है उस पर सवाल उठा रही हैं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं, फिर आप मुझे मिसलीड और मिसकोट मत करिए। मैं आपको जवाब देने का मौका दे रहा हूं ना, मिसलीड नहीं कर रहा हूं, जो समझ में आ रहा है मैं उसको क्लियर करने का ही मौका दे रहा हूं। हाँ, तो मैं क्लियर कर रही हूं कि मैंने क्या कहा कि सेना के ऊपर इस तरह का जो आदेश दिए जाते हैं वो ये है सिर्फ मारने के। सेना को पुल बनाने के आदेश कहां दिए जा रहे हैं? मैं समझ गया, लेकिन आपने सॉल्यूशन नहीं बताया। अगर सॉल्यूशन पर भी रख सके, क्योंकि रोहित भी सुन रहे हैं। सॉल्यूशन यही है कि आप संवाद स्थापित करें, चाहे
चाहे वो पाकिस्तानी सरकार से हो जो फीड कर रही है इनको, उनसे भी बात करें, क्योंकि आखिर भारतीय जा रहे हैं। संवाद करना पड़ेगा, कूटनीति को एक समय देना पड़ेगा, इंटेलिजेंस एजेंसी ज्यादा रोहित, देखिए आप रिएक्ट करना चाह रहे हैं, मैं रिएक्शन ले लेता हूं क्योंकि मुझे फिर अहमद अयाज और ललित अंबरदार के पास भी जाना है, लेकिन थोड़ा शॉर्ट में रखिएगा। रोहित, सॉल्यूशन भी आप सुन रहे हैं, आपको टिट फॉर टैट नहीं बल्कि कम्युनिकेशन स्थापित करना पड़ेगा, उन्हें भरोसे में लेना पड़ेगा। देखिए, बहुत ही दुख का विषय जिस प्रकार से साहू जी आपने कहा, आज इस तरह की घटनाएं हो रही हैं और उसके ऊपर भी सेना जो हमारी मजबूती से वहां खड़ी हुई है, उसके ऊपर लगातार कांग्रेस पार्टी, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो, और अब भी यहाँ पे उनकी प्रवक्ता बैठ के उनके ऊपर सवाल उठा रही है। नहीं, उन्होंने ये क्लियर कह दिया कि सेना पर नहीं उठा रहे, बल्कि जो उन्हें हुक्म दे रहे हैं उन पर उठा रहे हैं। साहू जी, इन्हीं के नेता ने, देखिए इनके नेता ने सवाल उठाए लगातार, सर्जिकल स्ट्राइक कितने सबूत उठाए मांगे कांग्रेस। अनुमा, आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज प्लीज, 1-on-1 हम बातचीत कर रहे हैं, इसको 1-on-1 रहने देते हैं। रोहित, कंप्लीट करें। लगातार कांग्रेस पार्टी सेना का मनोबल गिराने में प्रयासरत रहती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी सेना के साथ भी खड़ी है, पूरा देश हमारी सेना के साथ खड़ा हुआ है और सेना को खुला हाथ छोड़ा गया है कि सेना को जो करना है आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देना है। एक बात, दूसरी बात, जहां तक बात है, अगर आप कहे यासीन मलिक जैसे आतंकियों को रेड कारपेट कौन बिछा के देता? मनमोहन सिंह जी की फोटो आती थी, आज यासीन मलिक जैसा जो आतंकी है कश्मीरी बच्चों को हत्या की। अरे सुनिए शर्मा जी, मैंने आपको बड़ा धैर्य सुना, आज उनकी हत्या करने वाला आज जेल के अंदर है, इसमें तकलीफ आपको हो रही होगी, आपके आत्मा को हो रही होगी। सोनिया जी आंसू बहाती है, सोनिया जी का आंसू निकलते आतंकवादियों के लिए। बादशाह हाउस में जब एनकाउंटर होता है आतंकवादियों का, तो दर्द सोनिया गांधी को होता है, रोती है। अफजल गुरु जो था, उसकी जो बस्ती लगाई जाती है जेल के अंदर, उनके साथ फोन जाके खड़ा होता है। अच्छा, ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं, रोहित भाई, और ठीक है अनुमा, मैं आप दोनों को रोक रहा हूं। देखिए, ये बिल्कुल ठीक नहीं होता है। ये भले टीवी पे बड़ा अच्छा लगता हो कि आप एक दूसरे पर वाल पलटवार कर रहे हैं, लेकिन समझ में नहीं आता दर्शकों को। और देखिए, बड़े संवेदनशील मुद्दे पर बात कर रहे हैं, सियासी वार पलटवार कहिए, एक दूसरे पर आप आरोप प्रत्यारोप लगाइए, लेकिन इसको भी समझना होगा कि कश्मीरी पंडित किस दर्द से गुजर रहे हैं। एक बार फिर से उनके मन स्थिति कैसी है, आप दोनों के पास आऊंगा। ललित अंबरदार, आप सुन रहे हैं, जो जिम्मेदार हैं, जो इस वक्त सत्ता में है, उनके प्रवक्ता क्या कह रहे हैं, जो पहले सत्ता में थे उनके वक्त में उन्होंने कैसे अपनी चीजों को संभाला था या क्या स्थिति थी, कैसे वो सवाल उठा रही, वो भी आप सुन रहे हैं। लेकिन आम कश्मीरी के मन में इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि आपने तो 90 का भी दौर देखा होगा और फिर दौर देखा होगा, क्या वाकई इसको उसकी पुनरावृत्ति कहना ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया सर। देख रहा हूं कि कश्मीर का मुद्दा बीजेपी और कांग्रेस का मुद्दा इतना जैसे ये बना रहे हैं आपस में। और दूसरी बात, मैं आपने मेरा वहां पर इंट्रोडक्शन में लिखा कश्मीरी पंडित, मैं कश्मीरी हूँ, हिंदुस्तानी हूँ, और मेरा पर्सपेक्टिव कश्मीर के ऊपर नेशनलिस्टिक पर्सपेक्टिव है। मैं कश्मीर जहाद को फॉलो कर रहा हूँ और कश्मीर जहाद के साथ साथ दुनिया भर में जहां पे जहाद की वॉर चल रही है उनको फॉलो कर रहा हूँ। कश्मीर जहाद बताना चाहता हूँ सब लोगों को यहाँ पे, कश्मीर जहाद उसी इस्लामिस्ट आर का हिस्सा है जो मिडिल ईस्ट से उठती है, पाकिस्तान अफगानिस्तान से होते हुए कश्मीर उसका हिमालयन बिंदु है। उनकी नजर दिल्ली के लाल किले पे है, कश्मीर सिर्फ दिल्ली तक पहुंचने का जरिया है। ये मैं चाहता हूं कि सबके कानून में है। जब तालिबान ने काबुल के ऊपर 90 के दशक में कब्जा किया था, पाकिस्तान की मस्जिदों से नारा क्या था वो आप लोगों को सुनाना चाहता हूं, तब आपको लगे कि ये पैन इस्लामिक मूवमेंट है, ये बीजेपी और कांग्रेस की मूवमेंट परेशानी नहीं है। हम जश्न काबुल मना चुके, चलो अब कश्मीर चले, कश्मीर चले। और जब अभी तालिबान वहां पे आए हैं, अभी तालिबान आए हैं, तो दो बातें हुई वहां, दो जो आपके द्वारा बताना चाहता हूं लोग। एक, वहां पे 300 से कम हिंदू और सिख बचे थे, उनको मोहलत दी गई इन तालिबान ने, या तो मुसलमान बन जाओ नहीं तो तुम यहां से छोड़ दो। तो भारतीय सरकार ने चार्टर्ड फ्लाइट से उन 300 से कम थे सिखों और हिंदू को वहां से लेके आए, और गुरु ग्रंथ साहब के साथ और गीता के साथ। उसके साथ वहां का जो एक बहुत ही अहम लीडर है उनका, उसने ट्वीट किया, मोहम्मद गजनवी के मरण दिवस के ऊपर उसकी मजार पे गए थे, ट्वीट किया, आज हम मोहम्मद गजनवी के यहाँ सजदा करने गए थे। ये हकानी नेटवर्क का मैं समझ रहा हूं, बहुत अच्छी तरह से आपका इशारा समझ रहा हूं, लेकिन ये बहुत ज्यादा चिंताजनक स्थिति की ओर आप इशारा कर रहे हैं ललित जी। लेकिन क्या लगता है, अगर ये इतना बड़ा नेक्सस है, इतनी बड़ी साजिश इंटरनेशनल, क्या उसे सही से टैकल किया जा पा रहा है इस वक्त की मौजूदा केंद्र सरकार की तरफ से? कि सर, मुझे दुर्भाग्य इस बात का है कि ये एक तू मैं का इश्यू बन गया है, ये जानते हुए कि अगर आपने कश्मीर जहाद को कश्मीर में नहीं रोका, हिंदुस्तान के कोने कोने में कश्मीर उभर रहे हैं, ये प्लीज ध्यान में रखिएगा।
तो ये जो मोहम्मद गजनवी के मजार पे गए थे तो उन्होंने एक ट्वीट किया था हकानी ने। उसने कहा था, वो शायद होम मिनिस्टर है उनके अफगानिस्तान के अभी, उन्होंने ये कहा आज हम मोहम्मद गजनवी के मजार पे गए थे सजदा करने के लिए, जिन्होंने इस्लाम को फैलाने में बहुत बड़ा काम किया, और सोमनाथ गए, सोमनाथ का मंदिर तोड़ा और सोमनाथ की मूर्तियों को तोड़ा। ये आपको मैसेज है। ये मैं ललित जी ठीक है, लेकिन क्या आप वाकई इसको मानते हैं कि वहीं से इसके तार जुड़े हुए हैं, और अगर जुड़े भी हुए हैं तो क्या उसे सही से हैंडल किया जा पा रहा है? मैं ये जानना चाह रहा हूं। वही समझ रहा हूं, जम्मू कश्मीर जम्मू में कोई प्रॉब्लम नहीं, इसलिए उनको मत जोड़िए। लद्दाख को तो आजादी मिली है कश्मीरी इस्लामिस्ट से, उनसे मत जोड़िए। जो कश्मीर जहां जो है कश्मीर में चल रहा है पिछले 32 साल से चल रहा है। 32 साल पहले जो शुरुआत हुई थी वो बीच में स्ट्रेटेजिक लल्स हुए हैं, सबसे प्राइम टारगेट हिंदू रहे हैं। जब उनको बताया गया कश्मीर में रहना नहीं होगा, तो एक बार फिर से है ना, लेकिन ये तो उम्मीद थी ना कि जब 370 हटा केंद्र सरकार एक तरीके से डायरेक्ट वहां पर आई, एक उपराज्यपाल है, और ऐसा लग रहा था कि शायद अब बहुत अच्छी तरीके से चीजों को हैंडल किया जाएगा। क्या वो हैंडल हो पा रहा है? चाहता हूं ताकि आपके यहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो अगले डिबेट में बैठे तो थोड़ी सी नॉलेज लेके आ जाए। मैं थोड़ा सा, प्लीज लेट मी ऐड, अगर इफ यू वांट टू हैव अ कंस्ट्रक्टिव एग्जैक्टली आई डू वांट इट, प्लीज मेक इट कश्मीरी हिंदू सबसे पहले शिकार थे, उनको अल्टीमेटम यही दिया गया था, या हमारे साथ मिल जाओ या हमारे यहाँ मर जाओ, नहीं तो दफा हो जाओ। वही परिस्थिति चलती रही है। कश्मीरी हिंदू का नरसंहार वहां पे, या हिंदुओं का नरसंहार, सिखों का नरसंहार वहां पे रुका नहीं है। ये मैडम कह रही थी, कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, तो 2004 से 2014 तक वहां पे कमी आ गई थी। बताना चाहता हूं बात यह है कि स्थिति बदली नहीं। मैं समय की भी स्थिति है ललित, मैं आपके पास आ रहा हूं, आपका दर्द भी हम समझ रहे हैं, लेकिन जरा मेरे पास अहमद अयाज साहब भी हैं, उनके पास भी जाना, बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। मैं आपके पास फिर आऊंगा, कोशिश करेंगे कि आप अपनी बात और यहां से आगे रख पाए। उसको एक्सप्लेन भी नहीं करने दे रहा हूं कि परिस्थिति क्या। अच्छा ठीक है, थोड़ा शॉर्ट में अगर आप रख पाए, थोड़ा शॉर्ट में रख पाए। वो उनको भी ज्ञान नहीं है कि कश्मीर में क्या है। ओके आई एम गिविंग यू टाइम, आपको दे रहे हैं, आप अपनी बात रखना चाह रहे हैं, मैं चाह रहा हूं थोड़ा शॉर्ट में अगर रख पाए तो प्लीज रखिए। बताना चाहता हूं इसीलिए क्योंकि ये जो बार में जो वोटोबाटरी हो रही है, बैलेंसिंग एक्ट हो रहा है, वो आपको जानना जरूरी है। मुसलमान भी वहां पे मर रहे हैं। मुदस्सर मेरा हीरो है, लेफ्टिनेंट फयाज मेरा हीरो है, औरंगजेब राइफलमैन औरंगजेब मेरा हीरो है। अमरीन जिसको अभी मारा गया, उनको इसलिए नहीं मारते सर क्योंकि वो मुसलमान है, उनको इसलिए मारते हैं कि उनको मुसलमान नहीं समझते। इसलिए कहना चाहता हूं आप समझ लिए जिहाद क्या होता है। तो आप में कितने लोग जानते हैं तकफीरी क्या होते हैं? तकफीरी डिसाइड करता है जब काफिर खत्म हो जाते हैं कि मुसलमान कौन है मुसलमान नहीं है। वो परिस्थिति है कश्मीर के अंदर, हाइब्रिड वॉर बन चुका है वहां पे। आप कितने भी उंगलियां उठाएं सुरक्षा कर्मियों पे, मैं उनको 100 में 100 देता हूं। उनका सुरक्षा नेटवर्क वहां पे पुख्ता है। जहां पे ब्रीच मिलता है, सरकार को इस वक्त कितने नंबर दे रहे हैं फिर? जब कांग्रेस की, बीजेपी की बात कर रहा हूं सर, बीजेपी वालों को यह बताना चाहता हूं सर, आपने 370 और 35 से उठा के एक बड़ा ऐतिहासिक कदम उठाया। मैं नमन करता हूं आपको, नरेंद्र मोदी ने सनातनी सोच दिखा दी। लेकिन आपने जो दावे करना शुरू कर दिए कि 370 और 35 से हट गए, अब सब कुछ कश्मीर में ठीक होगा, ये जानते हुए कि कश्मीर जहां तक मिलिट्री प्रॉब्लम है उसको मिलिटरीली तय करना होगा। जहां तक 370 और 35 से हटाने की बात है, वो उस व्यवस्था को, इस्लामो फैशिस्टिक व्यवस्था को डिसमेंटल करने का। सर माफी के साथ रोक रहा हूं क्योंकि अहमद अयाज साहब के पास भी जाना है। अहमद साहब आप देख रहे हैं ललित अंबरदार क्या कह रहे हैं, क्या पर्सपेक्टिव भी बयां कर रहे हैं, जमीन पर स्थिति क्या है, आखिर क्यों एक बार फिर से जब ऐसा लग रहा था कि वापस से पटरी पर शायद कश्मीर की जिंदगी आ जाए, फिर से एक अलग ही दौर देखने को मिल रहा है, पुनरावृत्ति दिखती नजर आ रही है? इससे पहले मैं अंबरदार जी का बात का जवाब दूं थोड़ा सा ब्रीफली, ये कि जो पिक्चर वो दे रहा है, खैर वो तो मैं उसमें नहीं जाऊंगा, अलबत्ता उसको देखने की जरूरत, जिन चीज़ों की तरफ उन्होंने इशारा किया, लेकिन मैं नहीं समझ रहा हूँ कि कश्मीर का मामला ऐसी सिचुएशन है। अगर ये कहेंगे कि फयाज को इसलिए मारा गया कि वो मुसलमान नहीं था, तो फिर मैं ये कहूंगा उसको कि यहाँ बड़े बड़े मौलानाज को मारा गया। ठीक है, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैं आपका पर्सपेक्टिव समझना चाह रहा हूँ, जमीन पे क्या स्थिति है और कहां कमी रह गई, कहां कुछ ऐसी स्थिति हो गई कि फिर से इतना ज्यादा वारदातें सामने आ रही हैं। ये बात सही है कि यहाँ की सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, लेकिन कुछ दिनों से इसमें उछाल आ गया। जहां तक किलिंग का ताल्लुक है, आइसोलेटेड किलिंग, टारगेटेड किलिंग का ताल्लुक है, उछाल आ गया और उसकी वजह से एक बहुत ज्यादा डर पैदा हो गया। और खास तौर जो लोग यहाँ रह रहे थे, जॉब कर रहे थे, जो कश्मीरी पंडित काम कर रहे थे,
उनमें ज्यादा डर पैदा हो गया, क्योंकि उनको बाहर आना है। अभी तक तो जहां वो रहते हैं बेशक वो थोड़ा सुरक्षित है, लेकिन उनको बाहर आना है। बाहर आने के लिए ना उनको गवर्नमेंट सुरक्षा दे सकती है और ना यहाँ माहौल ऐसा है कि टोटल माहौल सुरक्षित हो जिससे वो आसानी से घूम फिर सकते थे, दफ्तर जा सकते थे, काम कर सकते ठीक थे। है, वो एक सिचुएशन बनी हुई है और चलिए। गवर्नमेंट के लिए भी ये बड़ा इशू ठीक बन है, गया है। ठीक है अहमद अयाज साहब, माफी के वो- साथ रोक रहा हूं, समय अब इजाजत नहीं दे रहा, लेकिन स्थिति यही है कि देखिए सभी जानते हैं कि कश्मीर में क्या स्थिति है, क्या हालात है। 370 हटने के बाद जब स्थिति और ज्यादा नाजुक हो सकती थी, उसको कैसे हैंडल करना है। लेकिन एक बार फिर से अगर इस तरह की वारदातें हो रही हैं तो उसे रोकना होगा, और उसके लिए अब हाई लेवल मीटिंग्स हो रही हैं। कुछ वहां से बड़ी खबर आएगी, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। आप सभी मेहमान जुड़े और अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटा सा ब्रेक, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।